बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद, साबिक़ वज़ीर आज़म, पाकिस्तान पहुँचे। मीनार पाकिस्तान पे एक बड़े जलसे से उन्होंने एक ख़िताब किया। अपने ख़िताब में उन्होंने 9 निकाती एजेंडा पेश किया और किस तरीके से मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाया जाएगा। सियासी हवाले से जो अहम नुकात थे उनकी तकरीर के, उसमें उन्होंने इंतकाम नहीं, खिदमत के बयानिए को तरजीह दी और उन्होंने कहा कि मैं टिट फॉर टैट की पॉलिसी पे बिलीव नहीं करता हूँ। आइन पर अमल दरामद करने वाले इदारों और सियासी जमातों को और तमाम जो रियासती सतून है उनको मिलकर काम करना होगा। आज हम रिएक्शंस देख रहे थे मियां नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर पे मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से, जो कि आप अगर देखें उन रिएक्शंस को तो हमें ये एहसास होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन रिएक्शन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। मियां नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरीके का प्रोटोकॉल मिला, जो एतराज़ है सारी जमातों को, वो एतराज़ ये है कि मियां साहब ने जो बातें की हैं वो तो अच्छी बातें हैं, उन्होंने नफ़रत की, इंतकाम की बात नहीं की, ये भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो किसी डील के बाद पाकिस्तान आए हैं और डील के तहत उन्होंने ये सारी बात की है। हमने ये सुना था नवाज़ शरीफ साहब जब लंदन में थे तो उन्होंने कहा था कि मिट्टी पाओ वाला काम अब नहीं होगा, लेकिन फिर उनकी सियासी सोच में तब्दीली आई और जो उनका कल का खिताब था, क्या उसे समझा जाए कि वो मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, या ये पॉलिसी कुछ और तरह की पॉलिसी है। आज की जो ख़बरें हमारे पास, हमारे ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर्स से जो नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि GPDM में जितने भी इत्तेहादी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके तमाम रहनुमाओं से वो रब्ता करेंगे। किसी के साथ टकराव की पॉलिसी को उन्होंने लेने से मना किया है सीनियर रहनुमाओं को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। मियाँ साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? एक तरफ मुआशी बदहाली है, दूसरी तरफ सियासी माहौल जिस नहज पर है, वो 4 साल मुल्क से बाहर रहे हैं, उन 4 सालों में पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है। वो कहते हैं ना, पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है। तो कुछ इस हवाले से जनाब आज के प्रोग्राम में हम एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। 2 अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में उनकी समातें होने जा रही हैं। एक सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है और आज जो है वो एक जो आगाह किया गया है, अदालत को कहा गया है कि जो सिविलियंस हैं 102 उनका ट्रायल किया जा रहा है और ये हुकूमत की तरफ से कहा गया। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है, जो कि इन 102 में से 9 मुल्ज़मान की दरख्वास्त है, जिन्होंने ये कहा है जी कि हमें जो फ़ौजी अथॉरिटी के, मिलिट्री अथॉरिटी के की हिरासत में भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है और जो समाअत कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में, उस केस में हमें भी फ़रीक बनाया जाए क्योंकि हम फ़रीक हैं इस केस में। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मामला, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो उसकी सरबराही करें बेंच की, वो मामला भी जो है वो भी बहुत अहम है और आइंदा के हालात से जुड़ा हुआ है। शेख रशीद साहब जिन्होंने कहा मैं चिल्ला काट के आया हूँ, उन्होंने आज से एक मुहिम शुरू किया। वो कह रहे हैं जी कि जो बेगुनाह हैं 9 मई में, या जिनसे उनकी नीयत नहीं थी लेकिन उनसे गलती हो गई, मैं उनको माफ़ी दिलवाना चाहता हूँ, मैं आर्मी चीफ से मिलूँगा। ऐसी ही एक बात अली मोहम्मद ख़ान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा है सदर साहब से कि वो तमाम इदारों से, फ़ौज से, सबसे बात करें और जो डायलॉग का प्रोसेस है उसको शुरू किया जाए। मेरे साथ मेहमान जो मौजूद हैं उन सबका तारुफ़ करवा देते हैं। इम्तियाज़ आलम साहब, मुल्क के मारूफ ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा रूमी साहब, अनदर रिनाउंड जर्नलिस्ट, और हसन अयूब ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। इम्तियाज़ साहब, क्या नवाज़ शरीफ साहब कोई डील करके आए हैं? और अगर मान लिया जाए कि डील करके आए हैं तो उनकी तकरीर को देखते हुए उन्होंने जो नक्शा पेश किया है, जो उन्होंने मुस्तकबिल के लिए लाइन ली है, अगर वो डील के तहत भी है तो क्या उससे कोई नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का? लगता यह है कि नवाज शरीफ के बयानिए में एक बहुत बुनियादी और जौहरी शिफ्ट आई है, तब्दीली आई है। उन्होंने माजी को कहा है कि तर्क किया जाए और वो किसी तरह की उस बारे में कोई कार्रवाई के हक में नहीं है, या जिसे आप कहते हैं बदले की सियासत। जी। ये तो अच्छी बात है कि वो बदले की सियासत से निकले हैं, ये अब उसमें जाना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ इस वक्त वाहिद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। उनके सामने जो उनके बड़े हरीफ हैं पंजाब में, इमरान खान, वो जेल में हैं
और नवाज शरीफ जेल से बाहर हैं और लगता ये है कि उन्हें जमानतें भी मिल जाएंगी। तो फिर ये है कि नवाज शरीफ अकेले मैदान में होंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो को भी पिदरशाही शफकत के जेर असर पीछे हटा लिया गया है एक ऐसी इंतखाबी मुहिम से जिसका जरदारी साहब को पता नहीं लग पा रहा कि उसका रुख किधर जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि पहले ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गई है। अब मालूम नहीं कि इलेक्शन वाले दिन क्या होगा मुस्बिर नताइज के लिए। अगर आप सिर्फ शेर ही धाड़ेगा और कुछ किंग्स पार्टियां मैदान में होंगी एक महदूद पाई के लिए, एक महदूद हिस्से के लिए, तो फिर इस इंतखाबात की क्या हैसियत रह जाएगी। रज़ा साहब, आपकी तरफ भी वही सवाल लेके आऊँगी कि जो कल जलसा था और जलसे के बाद से अब तक आप भी देख रहे होंगे कि क्या रद्द अमल आ रहा है। जो सबसे बड़ी बात है वो मियाँ साहब के आने के तरीक़ाकार के ऊपर, जैसे वो स्टेट गेस्ट लाउंज में गए, जो उनको सिक्योरिटी मिली, जो उनको प्रोटोकॉल मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का सारा प्रोटोकॉल था। आपको भी लगा वो सारा प्रोसेस देख के? और फिर तकरीर के बाद के जो रिएक्शंस है उस पर आप क्या कहते हैं? हुआ इस तरह से है कि चूंकि नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की जिसे कहते हैं रॉन्ग साइड पे थे और उनका जो किया गया, अब वो पूरा वहां पे तब्दीली आई। तो लगता है कि बहुत ज्यादा कोई सहूलियत जारी हो रही है। मेरा ख्याल से वो नहीं हो रही, सिर्फ ये हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बदल गई है नवाज शरीफ के बारे में। और नवाज शरीफ ने भी अमली पसंदी का मुजाहरा करते हुए, उनको पता है कि पाकिस्तान की इक़्तिदार का रास्ता जो है वो GHQ के थ्रू जाता है, तो उन्होंने वो एक तरह से समझौता भी किया है पावर रियलिटीज के साथ। लेकिन वो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं आपको? जी देखिए, इस वक्त बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आप इंतखाबी और सियासी मैदान देखें तो ये कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट का मामला तो नहीं ना। यहाँ तो इलेक्शन के जरिए जो है आप इक़्तिदार में आना है और उसमें आपको एक मरकजी पॉलिटिशियन जो है इस वक्त मैदान में नवाज शरीफ के जो हरीफ हैं वो तो अब तक जेल में है और डिस्क्वालिफाइड है। तो उनकी एब्सेंस में ये तो काफी क्लियर हो जाना चाहिए कि नवाज शरीफ जो है वो या वज़ीर आज़म होगा इलेक्शन के बाद या उसका नॉमिनी वज़ीर आज़म होगा। जी सही। अब अच्छा, हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, हमारे मेहमान तीनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो स्काइप के इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व हो जाएं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हम कर रहे थे कि मियाँ साहब को जो प्रोटोकॉल मिला उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद है। हसन अयूब साहब, आप दुबई से लाहौर और फिर लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं, तो ये बताइए कि कोई गैर मामूली प्रोटोकॉल, गैर मामूली सिक्योरिटी थी मियाँ साहब के लिए और लोगों को ये लग रहा है कि जनाब रियासती वसाइल का मुँह खोल दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल और जलसा गाह फिर भी नहीं भर सके, लोगों में जोश जज्बा नहीं था। दोनों बातों का जवाब दे दीजिए। अच्छा तंजीला, मैंने बिल्कुल गैर मामूली प्रोटोकॉल देखा उनका और गैर मामूली सिक्योरिटी भी देखी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, दुबई में। आप यकीन करें कि दुबई में उनकी इंटरेस्ट जो थी वो एप्पल की साइड से वो आए टर्मिनल के अंदर। जब वो आए तो उनके साथ जो है वो यूनिफॉर्म सिक्योरिटी भी थी, उनके साथ इंटेलिजेंस के लोग भी थे और जो दुबई एयरपोर्ट के जो स्टेशन मैनेजर हैं वो भी उनको रिसीव की उन्होंने किया। और वहां से जब वो गए, जिस बिजनेस लॉन्च में हम गए तो उस बिजनेस लॉन्च को उन्होंने जो है वो आम आदमी के लिए बंद कर दिया और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी थी। इवन के वो लोग जो बोर्डिंग पास लेकर आए उस निजी एयरलाइन का, उनको भी सिक्योरिटी ने कह दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते। तो नवाज शरीफ साहब को जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मिला दुबई में, उसका चौथा हिस्सा या आधा भी, जो मैं कम से कम अगर मैं सही बात करूं तो आधा प्रोटोकॉल भी पाकिस्तान में नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर बात होती है जी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो एक मफरूर हैं, दो कि उनको जो है फांसी जमानत मिल चुकी है, और दूसरी बात करते हैं कि जी वो दो जो है वो रेफरेंसेस में कन्विक्ट हो चुके हैं। तो अब इसका जवाब ये है, अब सवाल का जवाब सवाल में, जवाब ये है कि पाकिस्तान की तारीख में
एक इश्तिहारी यानी अदालती एक्सकाउंटर की एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है उसको फॉर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया नवाज शरीफ को। और इश्तिहारी थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पीटीवी हमला केस में। तो ये मैंने देखा एक इश्तिहारी मुलजिम थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद का, यानी पीटीवी पर जो हमला हुआ वो भी जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट बनता है, उसका वो मुलजिम जो है वो चीफ जस्टिस और बाकी जजेस के सामने बैठा था, 5 डिग्री बेंच के सामने। यानी देखिए यहाँ पर तो ऐसी ऐसी नजीरें मौजूद हैं कि ये जो कुछ हुआ इसमें 4 दिन की जमानत मिली है नवाज शरीफ साहब को। तो ठीक है। 4 दिन बाद अगर अदालत वो कैंसिल कर दे फांसी जमानत, तो या उनको वो कंफर्म करेंगे या वो रिजेक्ट करेंगे। तो ठीक अगर है। वो रिजेक्ट कर देते हैं तो नवाज शरीफ साहब को जेल जाना पड़ेगा। यानी आप ये देखिए कि जो तनकीद बराए तनकीद करना जो है वो मुनासिब नहीं होता। तो जलसा कितना आपके ख्याल में जोशो जज्बा था या ये चार्ज क्राउड था? आप देखें कि जब मियां साहब ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो आगे से जो रिस्पांस आया वो नवाज शरीफ साहब के लिए भी शॉकिंग था। और मैं एक और कन्फेशन करना चाह रहा था, मैं इम्तियाज साहब से भी मतलब इससे पहले बात कर रहा था कि मैं समझता था कि जो नवाज शरीफ साहब का सारा क्राउड है और ये सारी वोट बैंक है वो मुंतकिल हो चुका है मरियम नवाज से, लेकिन ये चीज गलत साबित हुई कल। बिल्कुल यकीनन एक बड़ा जो उनकी सियासी जानशीन बन चुकी है वो, लेकिन नवाज शरीफ उनका वोट बैंक है। इम्तियाज साहब, नवाज शरीफ ठीक है, नवाज शरीफ है, आप भी कह रहे थे, रजा साहब भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो उम्मीदवार हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के वजीर आजम के तौर पर, उसमें जो उम्मीदवार देखे जाएंगे तो जाहिर बात है उसमें नवाज शरीफ सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके लिए बड़े चैलेंजेस भी मौजूद हैं। जिस तरह का माहौल है, इस माहौल में आपके ख्याल में जो उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम की सियासत पे भी नहीं जा रहा, मैं बदले की बात भी नहीं कर रहा, मैं दुख दर्द एक तरफ रख रहा हूँ, भूल नहीं रहा हूँ, आपको लगता है कि ये एक मुदब्बराना फैसला है उनका, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग ये मसलहत है, या वाकई उन्होंने आप सोच लिया है कि सबके साथ मिलकर वो आगे चलेंगे? देखिए, कल मुझे नवाज शरीफ बदले नजर आए शख्सी तौर पे भी। उनमें ज्यादा तहम्मुल आ गया है, ठहराव आ गया है, ज्यादा मुतदिल हो गए हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव भी हो गए। और लेकिन ये कि अब वो उठना चाहते हैं, पिछली जो उनकी एक कन्फ्रंटेशन की अब मुखासमत की सियासत बन गई थी उससे वो निकलना चाहते हैं। लगता यही है कि उन्होंने वो जो बयानिया इख्तियार किया था सिविलियन सुप्रीमेसी का और कन्फ्रंटेशन का विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, वो उससे पीछे हटे हैं क्योंकि उन्हें नजर आया कि ये ग्राउंड रियलिटीज और हैं। फिर अभी मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल पे बड़े सवाल थे, उनकी पब्लिक सपोर्ट पे, लेकिन कल के जलसे के बाद तो मैं शायद पहले कह चुका हूँ कि वो नून लीग की तारीख का बड़ा जलसा था। अच्छा। और ये कि नवाज शरीफ के लिए और नून लीग के लिए इत्मीनान का बायस वो बना है। और उसमें अब लोग जो भी करते रहे, कितने लोग थे कितने नहीं थे, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। ज्यादा बात है कि नून लीग अपने आप को पंजाब में और बाहर से भी कुछ उन्हें टोकन सपोर्ट नजर आई, बाकी सूबों से भी उन्होंने ये अरेंज किया कि वो सिर्फ पंजाब की पार्टी न लगे। दूसरी बात ये कि जैसे आप कह रही थी कि नवाज शरीफ वाहिद उम्मीदवार है, वो सीनियर 3 सियासतदान है जरदारी साहब के साथ था, और वो इस वक्त कैंडिडेट भी वाहिद हैं इमरान खान की जेल यात्रा के बाद। और मालूम नहीं कि इमरान खान के बारे में जो अज़ाइम नजर आते हैं उसके पेश नज़र तो मुश्किल नजर आता है कि इमरान खान उनके सामने एक वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। इस तरह ये खेल लेकिन ये जो अगर ये हुआ। लेकिन इम्तियाज साहब, जो पिछले दिनों में कुछ सर्वेज हो रहे थे और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो बाहर हैं वो ये दावा करते हैं कि मकबूल तरीन तो हम ही हैं, पंजाब में तो सिर्फ पीटीआई ही है, तो आपको लगता है कि मियां साहब की वापसी के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस मकबूलियत के बयानिए से मुकाबला कर पाएगी और रियलिटी में भी मुकाबला कर पाएगी? देखिए, ये जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी वैसी हो गई है, नून लीग तर्ज की पार्टीज, ये सिर्फ इंतखाबात के करीब आकर मुतहर्रक होती है। फिर जब ये हुकूमत में थी तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं कर सकती थी। इमरान खान ने बहुत बड़ी पाकिस्तान की तारीख की भुट्टो साहब के बाद एक लंबी एजिटेशनल कैंपेन चलाई और 15-16 महीने से ज्यादा चलाई,
15-16 महीने तो चलाई कम से कम अपनी गिरफ्तारी से पहले तक, और उन्हें खूब कवरेज भी मिला, और उन्होंने जो बिलअमूम जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आवाम में एक कम गुस्सा है, उसे कैपिटलाइज किया। खास तौर पे ये जो बैरूनी साजिश की थियरी थी, उसे उन्होंने खूब यूज किया। तो लिहाजा वो भी एक मैदान खुला था। इमरान खान के मुकाबले में दूसरा लीडर नहीं खड़ा था। अब नवाज शरीफ मैदान में उतरे हैं, और उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग की है फिर से अपनी पार्टी की भी और अपने कैंडिडेचर की भी। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ के सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, और जैसे कि जो चैलेंजेस पाकिस्तान के हैं, और अच्छा, एक मकबूल लीडर के तौर पे, मैं आप उन मकबूल लीडर चैलेंजेस की के तरफ तौर वापस पे आऊंगी, आपके पास के चैलेंजेस क्या हैं। हसन, आप बता दीजिए कि अब खान साहब की मकबूलियत का जो दावा है और मियां साहब की वापसी जो लॉन्चिंग है, जिसको इम्तियाज साहब कह रहे हैं कि बड़ी लॉन्चिंग है, आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जो डिस्कनेक्ट हो गई थी मुस्लिम लीग नवाज उन वोटर से, जो कि उनका डाई हार्ड वोटर था, या उनका कम अज कम जो है उनको पसंद करने वाला वोटर था, या खामोश वोटर था, अब उनके साथ अपना कनेक्शन दोबारा बहाल करना। यानी बहुत सा वोटर ऐसा होता है जब मायूस हो जाता है। यानी 13 तारीख इंसाफ अब जेल में है, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब पीटीआई को वोट नहीं कास्ट करेंगे। तो या ऐसी सूरत हाल में कि जो इस टाइम मौजूदा हालात अगर उनको आप देखें, तो मुस्लिम लीग नवाज बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अभी उनको, जैसे इम्तियाज साहब फरमा रहे थे, बड़ा करेक्टली उन्होंने बात की, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, तो उनको बड़े चैलेंजेस भी हैं और बड़ा उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी। उनको जो मोमेंटम है इसको बरकरार रखना होगा, लोगों को उसको अपना पैगाम पहुंचाना होगा, और उसके साथ साथ सबसे अहम बात है कि जो आइंदा का रोड मैप है और आइंदा के जो आपने इंतखाबात आ रहे हैं, अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करना है, ये बड़ी जो है वो अहम चैलेंज है। देखिए, हवाओं का रुख बदल रहा है, ये सबको नजर आ रहा है। तो ऐसी जब सूरत हाल होती है तो एक एक हल्के में 6-6 उम्मीदवार भी आ जाते हैं। तो फिर जब वो, आप जरी बात है, 5 को टिकट नहीं देना, टिकट तो अपने एक को देना है, जिस एक को टिकट देना है तो ये भी आपने इंश्योर करना है कि बाकी ठीक चारों है, उनकी अच्छा, ये मदद तो करें ये या तो साथ उनके हेल्प करें। अंदरूनी, ठीक तो है, ये उनके अंदरूनी नहीं, सियासी अंदरूनी बात चैलेंजेस। नहीं है। मैं आपको उसका आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जहां पर मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान हुआ। जो आखिरी पंजाब के बाई इलेक्शन थे, जिसमें उन्होंने मुनर्रफ अरकीन को, जो कि 20 सीट हुए थे, उनको जब उन्होंने टिकट दिया, तो वो बुरे तरीके ठीक है, से पिटी मुस्लिम लीग नवाज नहीं नहीं, पंजाब के आप, अंदर, मैं ये नहीं कह और रही इट कि वाज द फर्स्ट डिफीट ऑफ द मैं ये नहीं पीएमएलएन कह इन रही कि पंजाब। इस बात का असर नहीं होगा, मैं ये कह रही हूँ कि ये तो उनकी जमात के अंदर के जो हालात है ना, वो उसके साथ भी ये देखना पड़ेगा कि वो कितने हमवार हो गए हैं जिस देखिए, तरह। इलेक्शन जो है ना, जो इलेक्शन डे होता है, इलेक्शन डे से पहले भी एक इलेक्शन होता है, और एक इलेक्शन डे वाले दिन, पोलिंग डे भी इलेक्शन होता है। आधा इलेक्शन उससे पहले है और आधा इलेक्शन पोलिंग डे है। ठीक है, अगर मैं आपके रजा चार वापस पांच, आगे, मैं जरा रजा से मकबूलियत वाली बात जी कर लूं, प्लीज फिर हम आगे प्लीज। निकल जाएंगे। रजा, खान साहब की मकबूलियत के दावे के मुकाबले में मियां साहब, कैसे देखते हैं आप ये मुकाबला अब पंजाब के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर? देखिए देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीएमएलएन में अगर किसी की कोई पॉपुलर अपील है अवामी सतह के ऊपर, तो वो नवाज शरीफ है, खुसूसन पंजाब में। इस चीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने पिछले चंद सालों में बेपनाह मकबूलियत हासिल की है, और खुसूसन पाकिस्तान की शहरी जो मिडिल क्लासेस है, उसमें उसका बहुत ज्यादा अब डंका बजता है। और ये भी इसको नजरअंदाज करना या इसको ना मानना, ये भी मैं समझता हूँ नासमझी की बात होगी। और ये दो इस मकबूल रहनुमा हैं, जिनका के एक नेशनल लेवल का स्टेचर भी है, और जिनकी खासी सपोर्ट बेस और लॉयल सपोर्ट बेस मौजूद। अब इलेक्शन के लिए अपने हालात और होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रल्स की गेम होती है, और जो एनवायरनमेंट होती है, जो हवा होती है, उसके मुताबिक फैसले होते हैं। इसलिए एक शख्सी मकबूलियत जो है, सारा कुछ तक उस पर नहीं होता। आपको पता है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम होती है, इलेक्शन की स्ट्रेटजी होती है, और उसमें हर हल्के के अंदर जिस तरह से वो मैनेज करना पड़ता है सारी पार्टियों को। मुझे जरदारी साहब के हवाले से भी इम्तियाज साहब, पहले मैं अगर आपसे पूछ लूं, पीपल्स पार्टी काफ़ी नाला है, उनके सीनियर लीडर यानी कि बिलावल साहब और जरदारी साहब ने तो उस तरह के बयानात नहीं दिए, लेकिन उनके सेक्रेटरी इतलात ले लीजिए, साबिक उनके वुज़रा ले लीजिए, सेनेटर्स ले लीजिए, वो नून लीग और नवाज शरीफ साहब की वापसी के जो इंतजामात थे उस पर कड़ी तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है कि मियाँ साहब और जरदारी साहब मिल के चलने को तरजीह देंगे और PDM जैसा ही माहौल हमें आइंदा नजर आएगा?
देखिए, पीपल्स पार्टी की कंपल्शन है कि वो अपने आप को पीएमएल-एन से अपने आप को अलहदा जाहिर करे, क्योंकि तारीखी जो तजाद रहा है 50 साल से, वो भुट्टो एंटी भुट्टो का था और नवाज शरीफ एंटी भुट्टो हुकूमतों के नुमाइंदे के तौर पर सामने आए थे। और फिर हमने देखा कि जब पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन में पीछे हटी और उन्होंने पंजाब का वॉकओवर दे दिया तहरीक इंसाफ को, वो उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्लंडर थी। और सब लोग पीपल्स पार्टी का रैंक एंड फाइल और वोटर्स भी उस तरफ चले गए, क्योंकि नून लीग को वोट नहीं दे सकते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। पंजाब में मुझे लगता ये है कि नून लीग के पास सबसे मुनज़्ज़म और बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल और इंतखाबी नेटवर्क है, और उसके अलावा उनके पास ज़राए भी हैं और उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। जो कैजुअलिटी हो रही है, होती नजर आ रही है, वो ये जो नाम नहाद इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो भगौड़ों की बनाई गई थी, किंग्स पार्टी, मेरा ख्याल है कि उनमें ज्यादातर लोग अब उन्हें वो अवाम के ज्यादा निशाना बनेंगे, अवाम की तनकीद का या आपके अवाम की हिसाब का। सही। अच्छा, एक और एक उनका मुझे मुस्तकबिल खराब होता नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक अलबत्ता ब्रेक मैं ले एक ले। बात कर जी जी इम्तियाज साहब, ले लेंगे ब्रेक। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। और आखिरी सेगमेंट में अपने मेहमानों से पूछेंगे कि मियाँ साहब के लिए कुछ चैलेंजेस का उन्होंने जिक्र कर दिया, ज़्यादा जो मौशी महाज है वहाँ पे मियाँ साहब के पास क्या गारंटीज़ हैं, क्योंकि वो काफ़ी वफूद से मिल के आए हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। जिस सियासी माहौल की हम बात कर रहे हैं उसमें 9 मई का वाक़या और उसके बाद से अब तक जो हो रहा है वो बड़ा अहम है। ये केस जो सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है वो भी लग गया है सुप्रीम कोर्ट में। रज़ा रूमी साहब, मियाँ साहब जो आए हैं और उन्होंने एक मफाहमती पॉलिसी अपनाई है, साथ उन्होंने कह दिया कि आइन पे अमल दरामद करने वाले, मानने वाले जो लोग हैं, सियासी जमातें प्लस इदारे, सबको साथ लेके चलूँगा। लेकिन ये जो 9 मई का मामला है, आपको लगता है कि ये भी एक हर्डल के तौर पे रहेगा सियासी माहौल में उनके सामने? जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये बहुत बड़ा एक मुश्किल और पेचीदा मामला है। उसकी वजह ये है कि अगर मियाँ साहब ने कल जो इशारे दिए वो पूरा कबूतर का सिंबलिज्म जो था, अगर वो कोई मुफाहिमत की बात करके या कोई नेशनल रिकंसिलिएशन की बात करना चाहते हैं, तो फिर वो पीटीआई के साथ भी बात करनी पड़ेगी और मेन हॉक के ऊपर जो रियासत की इस वक्त पॉलिसी है जो कि बड़ी उसमें गैर लचकदार है, उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। और ये उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त उनको जारी बात है इक़्तिदार के लिए एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट भी चाहिए और वो नहीं चाहेंगे कि वो जो है नाराज करें एस्टेब्लिशमेंट को कम से कम जब तक इलेक्शन नहीं होते और मामला आगे नहीं बढ़ता। तो ये एक चैलेंज होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद मामला हैं वो बदल जाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट शायद रिकंसिडर करेंगे अपनी पोजीशन। जी, इम्तियाज साहब, आप कैसे देखते हैं जब एक सारी जो कुव्वतें हैं वो मिल बैठ के आगे बढ़ने की बात करेंगे, उसमें से पीटीआई को के साथ क्या मामला नवाज शरीफ साहब कर पाएंगे? आज तक की तारीख में सब पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पार्टीज जमहूरी पोजीशन को बिट्रे कर चुकी है, जमहूरी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है। इस वक्त मुल्क में एपेक्स कमेटीज का राज है, SIFC का राज है, और ये वफाकी और सूबाई काबीनाओं के बाला बाला गैर आइनी सिस्टम आ गया है और कंसोलिडेट हो गया है। एक तो ये चैलेंज है मियाँ साहब के सामने कि वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब के लिए कि वो बहुत हैवी वेट है और 3 दफा उनकी लड़ाई हो चुकी है माजी में। वो जितनी भी सुलह करें, लेकिन वो बाहर का जब चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो उनका ख्याल होता है कि वो वाकई चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उन्हें होना भी चाहिए, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए। तो दूसरी बात यह है। तीसरी, हैवी वेट को कितना वो बोझ उठा सकेंगे। तीसरी बात यह है कि
नवाज शरीफ को क्या वो वाकई चौथी बार जो हमारा जिस तरह का हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो हो चुकी है, शुरू हो रही है, चल रही है, जारी है। अब आया वो पॉजिटिव रिजल्ट्स में अगर मियाँ साहब उन्हीं के मरहून मिन्नत हैं तो फिर मियाँ साहब की रजीम की क्या सूरत हाल होगी, क्या वो ऐसी सूरत में वजीर आजम बनना पसंद करेंगे या क्या कोई उन्हें बनाना पसंद करेगा, ये सब अहम सवाल है। अभी कोई चीज़ फाइनली तय नहीं हुई, अभी बहुत बड़ा फर्क है जब इलेक्शन का ऐलान होगा और उसके बाद तक बड़ा मामला सामने आएगा। लेकिन नवाज शरीफ के सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो सऊदी अरब और भारत के ताल्लुकात में जो एक नई ज़कंद आई है, जो 40-50 अरब डॉलर का इकोनॉमिक कॉरिडोर का उनका मंसूबा इनिशिएट हुआ है, उसमें सऊदी चाहते हैं कि पाकिस्तान उसका हिस्सा बनेगा या बनना चाहिए, और सऊदी चाहेंगे और यूएई भी चाहेगा कि पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात में कोई वो मामूल पर आए। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ वापस जाएंगे लाहौर प्रोसेस पे जो उन्होंने बीजेपी के लीडर वाजपेयी के साथ शुरू किया था। उसके बाद तो मुशर्रफ साहब ने जो कारगिल करने जी, वाले और वो थे, कल के जलसे में शहबाज शरीफ साहब ने वाजपेयी के साथ जो प्रोसेस है उसका जिक्र भी किया, और मियाँ साहब ने भी कहा कि हम हमसायों समेत तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर चाहेंगे। हसन अयूब, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स के तमाम मामलात को बहुत करीब से देखते हैं, दोनों केसेस फिक्स्ड हैं, और ये जो 9 मई के बाद वाली सूरत हाल है इस पे बताइए कि नून लीग में ज़ाहिरी बात है, आप हम देखते रहे हैं किस तरीके से उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है अगर पीटीआई माइनस हो जाती है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को आगे बढ़ते हुए? देखिए, ये तो 3-4 सवाल कर दिए आपने। देखिए, नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं, उन मुकदमात में बज़ाहिर तो अब कोई जान नहीं है। एवनफील्ड वाला मामला आपके सामने है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बरियत इस बात पर हुई थी कि प्रोसिक्यूशन नवाज शरीफ साहब का केस जो है वो साबित नहीं कर सकती। और दूसरा जो मशहूर ज़माना केस है अल अज़ीज़िया वाला, तो उसमें तो मरहूम जज अरशद मलिक साहब को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो है वो किसी को प्रेशर में आकर फैसला दिया है, क्योंकि उनका अपना कन्फेशन स्टेटमेंट आ गया था। उसके बाद उन्होंने एफिडेविट दिए, जो कुछ किया, लेकिन वो चीज सब हमारे सामने है। तो उस केस में भी बरियत जो है उसके इम्कानात रोशन है, और अगर बरियत ना भी हुई तो हाई कोर्ट वो मैटर जो है जो उनकी सजा है उसको कलदम करके रीट्रायल के लिए केस रिमांड कर सकती है दोबारा नैब कोर्ट को। और साइफर केस और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस पे क्या समझ? देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल का मामला है वो तो होना ही होना। अब क्योंकि 9 मई के हालात से मुतल्लिक जो उन्होंने अदालत में वफाक की जानिब से जो रिपोर्ट जमा हुई है, वो अगर आप उसको पढ़ें तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि सारा सिस्टमैटिक और बाय डिजाइन हुआ था, और चंद घंटों के अंदर तमाम की तमाम जगहों के ऊपर जो है वो टारगेट करके हमला किया गया। तो इन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स में ना भेजना जो है वो शायद अदालत के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जजेस तो वही हैं जिन्होंने पहले केस को जो सुना हुआ है तकरीबन 80% उसकी हियरिंग हो चुकी है। तो अब बाजार मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है उसको रोकेगी सुप्रीम कोर्ट। और जी बिल्कुल ठीक है। रजा, मुझे लास्ट एक कमेंट आपसे चाहिए कि अगर लेवल प्लेइंग ऊपर वो ज्यादा है ना जी रजा, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीटीआई के बगैर इलेक्शंस की तरफ मामलात जाते हुए दिखाई देते हैं, क्रेडिबिलिटी होगी इलेक्शंस की? देखिए, बहुत मुश्किल होगा। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वरना तो सवाल का निशान उठेंगे इस तरह के इंतखाबात का बहुत बड़ा इम्तिहान है। मियां नवाज शरीफ अगर जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं और हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, फिर यकीनन इसका उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, हसन अयूब साहब और इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी, सियासी सूरत हाल आपके सामने रखी, उनके तज्ज़िये की सूरत में। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।